हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैकल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आज आप ये सामने जो चैप्टर 6 देख पा रहे हैं, ये क्लास 7th की जो ऑफिशियल एनसीईआरटी की बुक है जियोग्राफी यानी भूगोल की, उसका ये चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले जो 6 क्लास की यानी कक्षा 6 की जो ज्योग्राफी है वह कंप्लीट हो चुकी है और एक क्लास 7th की ज्योग्राफी चल रही है, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ ये जो चैप्टर है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर है। इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको चीज़ों को डीपली समझना होगा और एक एक पॉइंट एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। जो भी विद्यार्थी एनसीईआरटी को पढ़ रहा है, एनसीईआरटी से एसएसटी तैयार कर रहा है, डेफिनेटली वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। और आप खाली पीवाईक्यू करके या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एसएसटी को कवर नहीं कर सकते सीट में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सभी जितनी भी क्लासेस हो गई हैं, आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसके बाद ये खत्म होने के बाद फिर हम वो लीनियर कवर करेंगे, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे आप एक ये देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतः क्रिया होती है उसकी बात हो रही है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश की बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व के विभिन्न भागों के निवासी, यानी कि पूरे विश्व के अलग अलग देशों के अलग अलग स्थानों के अलग अलग जगह के लोग, यानी कि भाई हर जगह हर तरीके का रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है, लैंग्वेज चेंज है, सभ्यता संस्कृति चेंज है, तो बदलाव देखने को मिलता है विश्व के कोने कोने में। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन की बात करेंगे, अमेजन बेसिन की बात करेंगे। और जैसे इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अभी जैसे विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं कि बेसिन क्या होता है। बेसिन यानी कि देखिए समझा देते हैं आपको, बेसिन क्या है। सहायक नदियों की बात कर लें, ये छोटी नदियाँ होती हैं, जो सहायक नदियाँ होती हैं ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में जाकर के मिल जाती हैं। ओके, ये तो हो गई सहायक नदियाँ। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अब बात क्लियर हो गई कि बेसिन क्या होता है। देखिए, मुख्य नदी जो होती है, जो मेन नदी होती है, वो अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा करके ले जाती है, जिस भी क्षेत्र के पानी को बहा करके अपने साथ ले जाती है, वह उसका बेसिन कहा जाता है। वह उसका बेसिन या फिर जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, तो वो अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इतनी बात क्लियर होती है। वेरी गुड। आते हैं पॉइंट पे, समझिएगा चीज़ों को बहुत धैर्यपूर्वक और ध्यान से देखिए। अमेजन बेसिन में जीवन की बात करेंगे। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र देखने की जरूरत है, अभी हम नीचे देख लेंगे। ओके, ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। जो क्लास 6 की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर 2 में हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया हुआ है, मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। आइए दिखा देते हैं। ये देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से, ये जो पिक्चर है इसके माध्यम से हमने आपको उष्णकटिबंधीय प्रदेश को समझाने का प्रयास किया था। ये देखिए, ये है हमारी कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ओके, और ये है मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या है? ये विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पे होता है। ओके, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी है और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर है। तो यहाँ पे क्या है? ये उष्णकटिबंध है और उष्णकटिबंध जो होता है इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उष्मा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलती है। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। इस चीज़ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूँ। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा
प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है क्योंकि सूर्य जो होता है सीधा उसकी जो लाइट होती है वो सीधे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है विषुवत वृत्त है वहीं पे पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऊष्मा अधिक होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। तो जो हमें चीज़ समझनी थी उष्णकटिबंध वो हमने समझ लिया कि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इसके बीच में ये उष्णकटिबंध है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो भाग होता है उसे भूमध्य प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी किस प्रदेश से होकर बहती है? तो अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर के बहती है। ओके, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कि वो स्थान, वो जगह, मान लीजिए ये वो स्थान है जहाँ पे कोई नदी है वो यहाँ से बह करके आ रही है और इस जगह पर वो अन्य जलराशि, यानी कि मान लीजिए ये है जो है वो समुद्र है, ये क्या है, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। तो यहाँ पे क्या है, जो नदी है वो यहाँ पे आके गिर रही है, तो ये जो स्थान हो जाएगा वो नदी का मुहाना कहलाएगा। क्यों? जिस स्थान पर कोई भी नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। भाई अन्य जलराशि मान लीजिए समुद्र हो गया, ठीक है, नदी आ रही है यहाँ से, ओके, अब यहाँ पे आकर के वो इसमें मिल रही है समुद्र में, है ना, ये वाले स्थान पे इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नदी का मुहाना हो जाएगा। नदी के मुहाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ध्यान दीजिए, अमेजन नदी में क्या है कि बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपवाहित की, सर अपवाहित क्या होता है? अपवाहित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी कि ट्रांसफ़र होना, एक तरीके से स्थानांतरण होना। ओके, चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा है एक पॉइंट है, क्या आप जानते हैं? आइए जान लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने, यानी कि जो स्पेन के खोजकर्ता हैं, जो एक्सप्लोरर्स हैं, अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? अमेजन पड़ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, समझ लीजिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको बता देंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। जितनी पीडीएफ अब तक पढ़ाई गई हैं वो सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई हैं, आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़िएगा, जलवायु को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, एक भी लाइन मिस नहीं कीजिए आप। जलवायु क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास ही अमेजन बेसिन फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। गर्म भी रहती है, नमी भी रहती है उसमें। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। आर्द्र का मतलब नमी होती है और शरीर में एक चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन बारिश होती है, रोज बारिश हो जाती है, और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। चेतावनी भाई कैसे मिलती है? चेतावनी ऐसे मिलती है, मौसम खराब हुआ, बादल बने, हवाएं चली, ठंडी हवा चली, लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना। जा रहे हो रास्ते में, खिली है धूप, लगातार होने लग गई बारिश। ओके, तो यहाँ पे बिना चेतावनी के बारिश हो जाती है। दिन का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा हाई होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ओके, यहाँ पे अमेजन वन देखिएगा, ये क्या है? ये अमेजन वन की एक फ़ोटो है। ओके, वर्षा वन को समझिए, यहाँ के वर्षा वनों की बात कर लेते हैं। इन प्रदेशों में क्या है?
अत्यधिक बारिश के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। भाई बारिश बहुत ज़्यादा होती है, नीचे ज़मीन गीली रहती है, तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पौधे भी उग आते हैं, तो बहुत घना हो जाता है जंगल। ठीक है, वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत बन जाती है, नीचे ज़मीन के ऊपर ऐसा लगता है छत बनी है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सघन है, घना बहुत है जंगल, क्योंकि नीचे ज़मीन गीली रहती है तो पेड़ उगते रहते हैं, और ऊपर से क्या होता है, वो इतने घने हो जाते हैं कि ऊपर से छत बन जाती है, जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, जिसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत ना हो, वही पौधे यहाँ पे पनप सकते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमीलॉयड पैदा होते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ कौन से पौधे पैदा होते हैं? वो हैं ऑर्किड और ब्रोमीलॉयड। ये दो तरह के ऐसे पौधे हैं जो परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पैदा होते हैं। यहाँ पे एक पक्षी की फोटो आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है टूकन। क्या नाम है इसका? टूकन नाम है, ध्यान रखिए कहीं मिल जाए तो। ठीक है, चलिए, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। यहाँ पे प्राणी जात जो है, बहुत सारे प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। टूकन जैसा कि सामने है। गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, टूकन कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेजन के वनों में पाए जाते हैं। प्राणियों में अगर बात करें, बंदर है, स्लॉथ है, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप वर्ग की जो विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर और एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने, यहाँ से आपको स्टेटमेंट बना करके पूछ लेगा कि ये चीज़ है, ये कहाँ पाई जाती है, या फिर ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो अमेजन वर्षा वनों में देखने को मिलती हैं। आप अगर लाइन आपको याद होगी, कॉन्सेप्ट कंटेंट आपने पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ, यानी कि जो पिरान्या है, मत्स्य मछली है ये, इसके समेत और भी मछलियों की जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये जो बेसिन है असाधारण रूप से समृद्ध है। ये सब चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। ये जो ब्रोमीलॉयड की हम बात कर रहे थे, ये एक विशेष प्रकार का पौधा होता है डियर फ्रेंड, है ना। अभी हम जो पीछे पढ़ रहे थे, ब्रोमीलॉयड एक विशेष प्रकार का परजीवी पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर करके रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। जहाँ ये पानी को स्टोर करके रखते हैं, उसी में क्या करता है, ये जो मेंढक होते हैं ये उसमें अंडा दे देते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वर्षा वन के निवासी की बात कर लेते हैं। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। कहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं? तो वह है वर्षा वन के निवासी। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं। ठीक है, पूछ लेगा आपसे कि यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? वो महिलाएं जो हैं फसलों का ध्यान रखती हैं और जो है कि साग सब्जियां भी उगाती हैं। तो ये सब कहाँ के निवासी करते हैं? ये वर्षा वन के निवासियों की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ देखिएगा, तो यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं क्या करती हैं? भाई थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा। महिलाएं क्या करती हैं? फसलों का ध्यान रखती हैं, जो भी फसल पुरुष लगाते हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। मुख्य रूप से इनकी फसलें कौन सी हैं? टेपियोका, अनानास और शकरकंद। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, कभी मिली कभी नहीं मिली। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार की? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग कहाँ के निवासी करते हैं? वर्षा वन के निवासी।
ठीक है। इनका मुख्य आहार मेनियोक है। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मेनियोक कहाँ के निवासियों का मुख्य आहार है? वर्षा वन के निवासियों का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है। या फिर पूछ लेगा मेनियोक क्या है, तो यह एक प्रकार का आहार होता है। ओके। और यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। क्या? ये चींटियों की रानी और एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। जो वर्षा वन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, क्योंकि बहुत घने जंगल होते हैं, बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मलोका क्या होता है। मलोका जो है यह एक प्रकार का घर होता है जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से, यानी कि ट्रांस अमेजन महामार्ग कब बना? 1970 में। वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना पॉसिबल हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते चले आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कर्तन और दहन जो खेती होती है, जिसको अभी हमने समझा था, आइए उसके बारे में जान लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, ये खेती किस तरीके से की जाती है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान क्या करते हैं? कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं। ध्यान दीजिए, कर्तन एवं दहन की पद्धति जो होती है, जो प्रोसेस ये होता है, इसमें किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इन साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, पोषक तत्व उसके निकल जाते हैं, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है, और इस बीच पुराने खेत जो होते हैं उनमें छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः फिर से जोत लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है कर्तन और दहन का। ठीक है। यानी कि पहले वहाँ के झाड़ियों को साफ कर लिया गया और फसल उगाने लग गए। जब वहाँ के सारे पोषक तत्व खत्म हो गए, फसल बढ़िया नहीं हो रही थी, उसको छोड़ दिया 2-3 साल के लिए। फिर से वहाँ बारिश हुई है ना, फिर से पौधे उगे, फिर से ज़मीन उपजाऊ बनी, फिर से उसको साफ करके जोतना शुरू कर दिया। ये होता है कर्तन एवं दहन पद्धति। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई थी? वेरी गुड। अब यहाँ से हम चीज़ों को समझेंगे। ये देखिएगा, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि हर साल अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है, वनों का क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ। यहाँ पे देखिए कितनी मात्रा में वन है, धीरे धीरे यहाँ देखिए कितनी मात्रा में वन रह गए, इधर फसल उगने लग गई, इधर लोग रहने लग गए, ये चरागाह बन गया। ठीक है, इस तरीके से, और फिर यहाँ पे और ज़्यादा कम हो गए। तो ये क्या है कि इस तरीके से वनों का क्रमिक विकास होता नजर आ रहा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, यहाँ पे अब यहाँ से हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी आपके सामने है, ठीक है, ये आप ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे देख पा रहे हैं। आइए समझते हैं। ओके। और जितने भी विद्यार्थी, क्लास आपको पता ही है, एक 2 बजे होती है, एक 9 बजे होती है, एब्सेंट कोई नहीं है। और अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ हो सके शेयर कीजिए, इन चीज़ों को पढ़िए, बेहतर यहीं से आप कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम हो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता, और सीटेट तो साफ साफ कहता है हम एनसीईआरटी से बाहर पूछते नहीं है, आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ध्यान दीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित होता है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से यहाँ पे हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा, बाद में ढूंढ लेंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरवन डेल्टा जो हैं
वो क्या हैं, इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, मिस नहीं करेंगे आप। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत सारी चाप झील पाई जाती हैं और यहाँ की जलवायु जो है वो मुख्यतः मानसूनी है। क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो जलवायु हो कैसी है, मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच बारिश होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मानसून, यहाँ का जो जलवायु है वो मानसूनी है और मानसून में क्या होता है, मध्य बीच जून 15 जून से लेकर के 15 सितंबर के बीच में बारिश होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। बेसिन क्षेत्र में क्या है, विभिन्न प्रकार की स्थल आकृति होती है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो बसने के लिए प्रतिकूल हैं, यानी कि अनुकूल नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। क्या है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यानी कि जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए भूमि उपलब्ध है या समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है, वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है, क्योंकि उनको फसल पैदा करने के लिए समतल भूमि मिल रही है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यहाँ उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक बारिश होती है। जो धान है उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक बारिश होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा भी हैं। गन्ना और जूट जैसी जो नगदी फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखने को मिले हैं और पश्चिम बंगाल तथा असम में चाय के बागान मिलते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में जो है कौन सी फसल देखने को मिलती है, तो यहाँ पे चाय के बागान देखने को मिलते हैं। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जाता है। बिहार और असम के कुछ ऐसे भाग हैं जिनमें सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाएं क्या होती हैं, ये अभी हम आगे जो है वेदिकाएं देखेंगे। ये देखिए, इस पिक्चर में आप वेदिका को देख पा रहे हैं, यानी कि वेदिका कृषि इस तरीके से होती है जिसमें ये इस तरीके से ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है, और इसमें फसल लगाई जाती है। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। देखिए, हमने इस चीज़ को नहीं समझा था। देखिए, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 और बिहार का 1102, यानी कि उत्तराखंड में क्या है, एक वर्ग किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल में एक वर्ग किलोमीटर में 1029 लोग रहते हैं और बिहार में 1102 लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, चलिए ठीक है, यहाँ से समझते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अकॉर्डिंग वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, शाखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में अगर हम बात करें तो सागौन, शाखू, पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी देखने को मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें घने बांस के घने झुरमुट भी देखने को मिलते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में ये पेड़ देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पे आप दो पिक्चर देख पा रहे हैं। ये जो है वो धान की खेती हो रही है। यहाँ पे असम में चाय के बागान है। चाय इस तरीके से तोड़ी जाती है और इस तरीके से धान लगाया जाता है। ओके, ठीक है। आप फिर से यहाँ से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं।
इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में कौन से जानवर पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं, मगरमच्छ। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव देखने को मिलते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां कौन सी हैं? रोहू, कतला और हिल्सा। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ठीक है, वेदिकाओं के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। वेदिकाओं का निर्माण जो है वो खड़ी ढलानों पर समतल सतह बना करके कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो सके, इसलिए इसमें कुछ रोक भी लगा दी जाती है। ये आप देख पा रहे हैं एक सींग वाला गैंडा, ये यहाँ पे इसका एक सींग है। ये जो है मगरमच्छ यहाँ पे धूप में आराम करते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए देखिएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसको सुसु या फिर अंधी डॉल्फिन कहते हैं। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है कि पानी कितना साफ है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट करने में लगे हुए हैं या नष्ट कर रहे हैं। बस क्लास लास्ट पे है बिल्कुल। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर है। गंगा नदी के तट पर स्थित ये कौन सा शहर नजर आ रहा है? यह वाराणसी है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जो हैं वो गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। और इन शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बह करके नदी में ही आ जाता है, जिससे क्या हो रहा है कि नदी जो है वो प्रदूषित होती नज़र आ रही है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र भी उपस्थित है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग जो है वो विकसित किए गए हैं। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक है, कोलकाता कहाँ स्थित है? कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है और मैदानी क्षेत्र में एक बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल है। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप हो गए। लखनऊ का इमाम बाड़ा हो गया। असम का काजीरंगा हो गया। और मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ओके, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है ताकि उससे जो है गंगा नदी का संरक्षण हो सके। और इस तरीके से क्लास हमारी एंड होती है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा तो इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिस सेट एक तरीके से इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। और मिलते हैं कल 2 बजे की क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।